10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हीरो और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए अमित सेठ और प्रशांत सावंत बने हुए हैं पिछले शो से। एसपीएस सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी से होगी एक खास बातचीत। ये सब कुछ लाइन अप है कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन पहले एक बार मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी ने एक वो सेल ट्रेड को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद लोअर लेवल से शानदार रिकवरी के साथ अब फिर ग्रीन में 22,412 पर अब निफ्टी, और अब देखते हैं इस बार ये उस कंजेशन जोन को निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। निफ्टी में जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है इस समय, जिन्होंने इस मूव को हेल्प किया है, उसमें ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी टॉप गेनर है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मूव आए हैं। उसके अलावा कहाँ पर इस समय मोमेंटम है, हालांकि IT स्टॉक थोड़े वीक हुए हैं, TCS, LTI, माइंट्री जैसे स्टॉक्स। F&O की जहाँ तक बात है, अभी तक टॉप 3 गेनर्स वही जो हमने सुबह डिस्कस किए थे। क्रॉम्पटन 13%, इन्फो एज 7%, M&M 6% और डिक्सन टेक ये करीब करीब 6% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आज का इंडेक्स ऑफ द डे क्लियरली मिड कैप इंडेक्स अब करीब करीब 0.5% ऊपर। वीरू जी हाँ, तो ये आपने एक छोटी सी समरी सुनी बाजार में क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ। प्रशांत सावंत, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। सुदीप शाह SBI सिक्योरिटीज से, अमोल अठावले कोटक सिक्योरिटीज से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरू, गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है और जो मिड कैप्स और सिलेक्टिव PSU स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरा पहला पिक होगा PSU स्पेस से जो कोल इंडिया है। कोल इंडिया, अगर हम थोड़ा लंबे अवधि का भी चार्ट देखें तो अगस्त से एक अप ट्रेंड में था फरवरी तक, वहां से स्टॉक ने कंसोलिडेशन मोड में आ गया। और परसों जो कैंडल कोल इंडिया में आया था 450 से 467, वहां पे एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक में आया है। और कल के सेशन में जो वॉलेटिलिटी मार्केट में होता है, उसमें भी स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था बहुत स्ट्रांगली। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोल इंडिया में अगले 1 से 2 दिन में एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड बन सकता है। 463 के स्टॉप लॉस से 485 के टारगेट्स मुझे आने वाले 2 सत्रों में कोल इंडिया में नजर आ रहे हैं। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो आदित्य बिरला कैपिटल। अभी AB कैपिटल में हमने देखा था कि मार्च एंड से अप्रैल एंड तक एक अच्छा रैली आ गया था 240 तक। वहां से स्टॉक ने तकरीबन अराउंड 38% रिट्रेसमेंट भी दिया ये पूरे रैली का। और अब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टेबल हो चुका है और आज अच्छा मोमेंटम स्टॉक दिखा रहा है। रिजल्ट्स भी अच्छे थे इसके कुछ दिनों पहले जो आए थे वो, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे भी बन सकता है। 222 के स्टॉप लॉस से 240 के टारगेट्स AB कैपिटल में आते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, तो सुदीप के 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। आदित्य बिरला कैपिटल, इनफैक्ट आदित्य बिरला जो कैपिटल का जो स्टॉक है ना, ये 2 बार जा चुका है अब तक। अभी कुछ देर पहले भी पिक किया गया था इसको। अब अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? जी नमस्ते। मुझे बाटा इंडिया अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1350 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट्स आ रहे हैं 1435 के आसपास, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1315। काफी ओवरसोल्ड है, चला नहीं है, और डेली और वीकली चार्ट्स पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। तो मुझे लगता है ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में 1435 तक जाने के चांसेस यहाँ से पूरे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं इंडेक्स स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, जो एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स पे अवेलेबल है, 1130 के आसपास है, और थोड़ा टाइम लेगा, बट 1180 तक स्टॉक में जाने के पूरे चांसेस है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1109। ओके, एक्सिस बैंक 1135 पे आपका बाय कॉल। अच्छा, एक्सिस बैंक ने थ्रस्ट जनरेट करा, और एक्सिस बैंक का थ्रस्ट जो है वो निफ्टी बैंक को बेस ट्रजेक्टरी से लेके ऊपर आ गया। अब पहले इनिशियली बैंक निफ्टी सिंक हुआ 47,750 के जोन कुछ हुआ, नाउ इट्स डे हाई ऑलमोस्ट। कल का स्विंग हाई जो जनरेट किया था इसने 320 पर, उसको रिविजिट करने की तैयारी करता हुआ। अब चलते हैं बाकी ट्रेड्स को पिक करते हैं। प्रशांत, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? जी वीरू जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी बाटा। यहाँ पे कल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे और आज उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है। सो 1330 1330 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के 1390 से लेके 1400 के टारगेट देख सकते हैं 1400 तक। नेक्स्ट पिक मेरी AB कैपिटल थी, बट क्योंकि वो डिस्कस हो चुका है मैं इसको चेंज करूंगा
और अपोलो टायर्स के बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छा स्विंग नजर आ रहा है और प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 490 का स्टॉप लॉस, 490 स्टॉप लॉस रख के 515 से लेके 520, 520 तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स। चलिए अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, इस समय मुझे जाइडस लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ 52 वीक हाई ब्रेकआउट। मोमेंटम काफी शानदार है। 1036 के आसपास प्राइस है इसका। स्टॉप लॉस रखेंगे 1018 का और टारगेट्स रहेंगे 1075 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने काफी अच्छा पुल बैक जनरेट किया है और आज के सत्र में हमने देखा कि इसने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो अल्ट्राटेक बाय करें। 9782 प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 9680 का और टारगेट्स रहेंगे 9950 के। ओके, एक बार जाइडस लाइफ देख लेते हैं। जाइडस लाइफ अब करीब करीब 2.5% ऊपर और कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं। एक बार ओबेरॉय रियल्टी लेकर आइए। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर मूव इस समय अच्छे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर कोई व्यू है क्या अमित जी आपका ओबेरॉय रियल्टी पर? जी अनुज जी, इनफैक्ट 2-3 दिनों से रियल्टी सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। ओबेरॉय रियल्टी में हमने अगर इसका चार्ट देखें तो इसका सबसे बेहतरीन चार्ट है बिकॉज अराउंड 1600-1650 यहाँ पे एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हुआ। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इमीडिएट तो नहीं, लेकिन अगर कोई हल्की फुल्की ड्यूरिंग द डे डिप मिलती है टू 1710 1720 तो पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1680 का और टारगेट्स रहेंगे 1800 से 1825। ओके इस बीच अभी कुछ देर पहले मैंने जो रिलायंस पर एक व्यू लिया था राजेश जी से और वो व्यू भी मतलब पॉजिटिव कॉल थी वो कि बाय कीजिएगा यहाँ पे। ये इंडेक्स को एक आई थिंक स्विंग प्रोवाइड करता हुआ रिलायंस ने अब कल एक्सपायरी डे का जो स्विंग था उसको काट दिया और मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिन का जो स्विंग हाई है, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का जो नॉन सेट का स्विंग हाई था वो था करीब 28-58, उसको भी ऑलमोस्ट काटने की तैयारी करता हुआ। दोबारा कॉल ले लूँगा। बट ऑरबिंदो फार्मा ये ट्रेड भी कुछ देर पहले पिक किया गया था पहला सौदा में और बात हुई थी इस पर। अब ये भी मूव जनरेट करता हुआ डे हाई की जोन में 1173 पे आके ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे अगर आप देखिए स्विंग्स अच्छे बन रहे हैं। एस्ट्रल डे हाई पे आ गया। अब जरा एक बार आप लेके आइए एसबीआई को। सिंस निफ्टी बैंक फिर 48,000 की ट्रेजेक्ट्री के बेहद नज़दीक है। 818 आपकी राय अमोल एसबीआई पे कैसी है? अभी तक वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है पोस्ट अर्निंग्स बट समहाउ रोज प्रोटेक्ट करके जाता है अपना ट्रेंड में। आपका व्यू इस वक्त एसबीआई पर? आपने बिल्कुल सही कहा, काफी वोलेटाइल है और एक सीमित है। ओके अमोल, मेरे ख्याल से आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज है। प्रशांत, एसबीआई पर आपका टेक? जी वीरू जी, कल जो प्राइस एक्शन हुई थी और 800 के नीचे जाके आया, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी सारे जो वीकर हैंड्स है वो रिमूव हो चुके होंगे। अब यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अभी हम 818 817 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 809 यानी 810 के जस्ट नीचे रखिए। आपका जो टारगेट होगा, जो स्विंग हाई बने हुए थे 840 वो होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड है। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग लिया जा सकता है। एसबीआई पे आपका ठीक है बट 48,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर है। मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन आके वो डिलीवर कर सकता है। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए जो कि अपने बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड से बाहर निकलने की एक कोशिश करते हुए, एक इनिशियल आई थिंक अटेम्प्ट करते हुए एक बार आप बाटा लेके आइएगा। आई थिंक सुबह बाटा पे मैं बात करते करते रह गया। ये राजेश सतपुते जी का बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक किया हुआ स्टॉक है। आपका व्यू इस पर क्या है? अमित, संक्षेप में रखिएगा। जी वीरेंद्र जी, 20 डेमा स्टॉक ने क्रॉस कर लिया। मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट अपना 50 डेमा के पड़ाव जो कि लगभग 1375 के आसपास है वहां पे जा रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा हम रखेंगे 1340 का। 1370 क्रॉस होता है तो फिर 1400 1420 के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस बीच मुझे भी कई फीडबैक मिले हैं कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर सुबह से आई थिंक लोगों को मतलब नहीं स्कोप मिला। अनुज, ट्विटर पे भी अगर आप देखें इसकी टिप्पणी है मतलब
ये बड़ा मैटर है बड़ा मैटर है इतना वीरू। बड़ा हाउस, और आई थिंक सुबह से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 45 मिनट्स आपको 45 मिनट मौका नहीं मिला वो भी आपको। और मार्केट, वो भी मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद जो सबसे क्रूशल टाइम होता है उसमें। और एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग है, ये लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस की वजह से डाउन है सर्विस। मार्केट आवर में कौन मेंटेनेंस करता है? और वो भी क्रूशल, सबसे क्रूशल जो टाइम होता है, सबसे क्रूशल टाइम है ये, इसमें कौन मेंटेनेंस करता है? मेंटेनेंस होती है, देखिए मेंटेनेंस के लिए हमको मैसेजेस आते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों के मैसेज आते हैं, बैंकों के मैसेज आते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग कुछ टाइम के लिए बंद रहेगी, लेकिन वो मैसेजेस होते हैं कि रात को 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगी। अब रात को 2 बजे से 3 बजे तक तो बंद रहेगी, तो ऑब्वियसली अब उस समय आप थोड़ा ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो ठीक है भाई, मेंटेनेंस हो रही है, रात को 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है, रात को हो रही है, चलेगा। सुबह 9:15 से 10:30 तक कौन मेंटेनेंस करता है? तो ये मेरे ख्याल से मेंटेनेंस का मामला नहीं है, कुछ और मामला हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन जो भी है, खैर ICICI डायरेक्ट ICICI सिक्योरिटीज़ का ही हिस्सा है, अभी तक तो लिस्टेड है। उसके बाद पता नहीं है वो जो डीलिस्टिंग होनी थी वाया दैट मर्जर, वो फाइनली गो थ्रू होगी या नहीं होगी। लेकिन जो भी है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है कि आप इस समय ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इसमें हैं तो। लेकिन खैर जो भी है, थोड़ा सा तो मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग है। खैर अब एक काम करते हैं वीरू, अब अगर हमारे एक्सपर्ट, अगले एक्सपर्ट रेडी हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मश्री जुड़ गए हैं हमारे साथ। कैपिटल मार्केट में 21 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, ये पहले रेयर एंटरप्राइजेस में भी काम कर चुके हैं। आइए समझते हैं कि इस समय मौजूदा बाज़ार में इनकी रणनीति इस समय क्या होने वाली है। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अच्छा, इनका जो रवि जी का जो एक पोर्टफोलियो है उसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं मेरे ख्याल से। अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखें तो 34% के एक्सिस में इनके रिटर्न्स रहे हैं। रवि जी, एक बात बताइए, इस समय मार्केट में कहाँ मौके हैं? क्योंकि सारी की सारी बात ये निकल कर आ रही है कि क्या इन लेवल्स पर मार्केट में मौके हैं? मार्केट में खैर मौके तो हर लेवल्स पर होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ मौके कहाँ पर हैं? थैंक यू अनुज फॉर दैट क्वेश्चन। सी, मार्केट में मौका तो हमेशा होता है, बट जो इस तरफ अब जो चल रहे हैं सेक्टर, कैपिटल गुड्स, पावर ट्रांसमिशन, कैपिटल मार्केट बेनिफिशियरीज, वो सारे सेक्टर काफी ही मोमेंटम में है, और वहां पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा दूर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर हैं या फाइनेंशियल्स हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, तो वहां पर एक्चुअली वैल्यूएशंस काफी सस्ते होते जा रहे हैं। तो अगर आप आपका होराइजन 3 से 4 साल का हो, तो आई थिंक कंज्यूमर फाइनेंशियल इन्हीं सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बट मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने और ये जो कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर का जो चल रहा है, कैपिटल गुड्स यहाँ से भी और परफॉर्म करते रहें और कंज्यूमर शायद यहाँ से और थोड़ा परफॉर्म ना करें। बट ये एक शिफ्ट होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब कंज्यूमर स्टॉक्स विल स्टार्ट डूइंग वेल। आपके पोर्टफोलियो में सबसे जो शानदार अल्फा जनरेट किया है वो कुछ EMS कंपनियों ने किया है। आई थिंक केन्स टेक्नोलॉजीज आपका शायद एक सबसे मतलब शानदार स्टॉक्स में से एक रहा है। इस स्पेस में अभी भी क्या मोमेंटम इंटैक्ट है और स्टोरी इंटैक्ट है? सो अनुज जी, किसी एक कंपनी के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, बट व्हाट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से इज कि ये एक सनराइज सेक्टर है। हालांकि सारी कंपनियां ठीक नहीं कर रही हैं, किसी एक कंपनी का ही रिजल्ट अच्छा आया है, बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल थोड़ा सेटल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक नया अपॉर्चुनिटी जुड़ रहा है, वो जो है OSAT, सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस। सो जब हमने इन्वेस्ट किया था इस सेक्टर में, तब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, पर ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, और ये नई अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स डबल कर देगी 4-5 सालों में। सो दैट इज वन न्यू एडिशन टू द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। कुछ और स्पेसेस जहां पर पैसा बना है वो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आप के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर पैसा अच्छा बना है। ये स्पेस आगे यहाँ से क्या आउट परफॉर्म करेगी? सो जो लार्जर मेगा ट्रेंड जो है कि हम
एक हमारी सेविंग्स जो थी 30-35% हुआ करती थी और जो गिर के ऑलमोस्ट 24-25% पर आ गई, बट अब वो स्टेबल हो गई है, तो सेविंग्स बढ़ने लगे हैं। और दूसरा ये जो सेविंग्स है, पहले ज्यादातर गोल्ड और रियल एस्टेट में जाता था, मोर देन 60%, वो अब धीरे 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 करके 50% की तरफ आ रहा है। तो मोर फाइनेंशियल एसेट्स आर कमिंग इनटू द पोर्टफोलियो ऑफ पीपल. With that, obviously, a percentage of that money will flow into the capital markets also, and that will naturally benefit all the companies and that are catering to this particular opportunity. So, exchanges ho, discount brokers ho, wealth managers ho, market infra companies ho, AMCs ho. हम खुद भी इसी बिजनेस में हैं, तो हम भी देख ही रहे हैं ये. So, overall, ये जो shift है towards financial assets or within financial assets towards capital markets is the trend that is benefiting this entire space. और ये थोड़ा साइक्लिकल है, तो अभी मार्केट तेजी में है, तो सब चल रहे हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये शायद साइकिल अगर साल 2 साल ना चले तो कोई नो, इट वोंट बी अ सरप्राइज, बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस के. रवि जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से. ये अर्निंग सीजन के बाद मैं थोड़ा सा बैंक्स पे आपका व्यू चाहूँगा. आई मीन एसबीआई के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, लेकिन प्राइवेट बैंक्स अभी भी बाजार का कन्विक्शन नहीं जुटा पाए हैं. इस बार के नंबर्स में एनआईओस पे प्रेशर, लिक्विडिटी का थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आया, डिपॉजिट्स को अपनी तरफ खींचना अभी भी एक चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम में. और एक और चीज़ है जो कि बीते 4 महीने से काफ़ी, अगर आप देखें, हमें पेन दे रही है कि यही वो स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंक्स जो कि एफआईएस सब्सटेंशियली और बड़ी मात्रा में होल्ड करते हैं, उनका सेल ऑफ पेन देता है. आप कन्विक्शन जुटा पाए हैं इस वक्त प्राइवेट बैंक्स पे क्या? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी. आई थिंक आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए, बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. यहाँ पर एक जैसे उदय कोटक जी कहते हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम बीइंग अ सेवर बोरोवर इकोनॉमी टूवर्ड्स अ इश्यूअर एंड इन्वेस्टर इकोनॉमी. तो ये जो खींचातानी हो रही है बिटवीन डिपॉजिट्स एंड मनी फ्लोइंग टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स, इसमें जो मैंने पहले बताया कि कैपिटल मार्केट के बेनिफिशियरीज हैं, तो प्राइवेट बैंक्स आर एक्चुअली एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट. तो उनकी ही डिपॉजिट्स हम शायद थोड़ा यहाँ पर लेके आ रहे हैं. हमारा पिच होता है जब हम क्लाइंट को जाके बोलते हैं तो हम एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देंगे. और सिंस 4-5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट का to be able to beat the FD returns very easily. That is why that money is getting attracted towards the capital markets also. Now that might just be a 1-2 year phenomena. Eventually अगर यहाँ पर डिपॉजिट के रेट्स बढ़ेंगे, जैसे हमने देखा कि एसबीआई ने भी रेट्स बढ़ाए हैं, तो इवेंचुअली यहाँ पर थोड़ा सा पैसा फिर वापस खींचा चला आएगा. एंड आई थिंक ये जो टेम्पररी प्रेशर है डिपॉजिट्स का और लिक्विडिटी का, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईज हो जाएगा. बट आप अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी बैलेंस शीट्स एकदम साफ हैं. वहां पर कोई एसेट का इशू नहीं है, ना ही कोई कैपिटल रेजिंग की जरूरत है, और ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज जस्ट पिकिंग अप. तो अगर आप इस प्रिज्म से देखें तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. यहाँ से अगर आप 4-5 साल का व्यू ले सकते हैं, तो मुझे लगती है प्राइवेट बैंक्स आर एक्चुअली वेरी पॉजिटिवली पोजिशन्ड. यस, थोड़ा लास्ट 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, जब हमको लग रहा था कि ये अब पिकअप होने चाहिए, वहां से 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, बट आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव गॉटन इवन मोर अट्रैक्टिव. सो वी विल नॉट चेंज आवर व्यू. हमारा धीरे धीरे यहाँ पर वेटेज बढ़ता रहेगा. जी, तो रवि जी ने कहा कि ये प्राइस डैमेज एग्जैक्टली अगर आप देखें शायद आकर्षित कर रहा है उनको, मतलब, और प्रोस्पेक्टिव आपका थोड़ा लंबा होना चाहिए. ये नहीं कि आप आज खरीद के 6 महीने बाद और साल भर बाद प्रॉफिट खोजने जाएं. रवि जी, एक और चीज़, इस बार कमोडिटीज़ ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेजेंस फील कराई है, उसकी वाइब्रेशंस आप रोज़ फील करते हैं. लुक एट गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स के बाद अगर आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ को देखिए, आप कॉपर को देखिए, आपका कन्विक्शन है, मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में है इस वक्त, तो क्या होल्ड करना चाहिए? अभी ये रनअप कंटिन्यू करेगा? सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गोल्ड, तो मैं तो गोल्ड को एक इंश्योरेंस मानता हूँ कि कहीं अगर किसी दिन न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कुछ एनीथिंग दैट लीड्स टू फाइनेंशियल एसेट्स मेल्ट डाउन, तो गोल्ड, अ फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड इज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट
पर्टिकुलर डे। बट अदरवाइज अगर आप जनरेट करना चाहें रिटर्न्स, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आई थिंक कहीं मैं पढ़ रहा था 5 साल में 18% के रिटर्न मिले, बट वो ज्यादा रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से बने हैं, ना कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से। और जिस तरह का माहौल है आज दुनिया में, तो सारे ही एसेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक्चुअली मुझे थोड़ा बेटर लॉजिक लगता है इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि यहाँ पर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं नहीं। हम कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते, बट ये ट्रेंड हमको भी दिख रहा है, वेदर इट इज कॉपर, वेदर इट इज सिल्वर। और सिल्वर के दोनों ही यूज है, एक प्रेशियस कमोडिटी है और दूसरा इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। तो मैं सिल्वर पे ज्यादा इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने की वजह से मैं बुलिश रहूंगा, बिकॉज जिस तरह का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वेदर इट इज इन रिन्यूएबल्स और सेमीकंडक्टर, और कहीं कहीं सब जगह पर ये कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर का यूज होता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पर ये साइकिल ऐसे प्ले आउट होती है कि 8-10 साल से अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या सप्लाई आने में वक्त लगता है, और फिर डिमांड जब पिकअप होती है तब सप्लाई समय से आ नहीं पाता, इसकी वजह से भाव बढ़ना शुरू होते हैं। तो हमने कॉपर में भी देखा है, जैसे एलएमई पे भाव कुछ 8,000 के आसपास चल रहे थे, जो 10,000 तक पहुंच गए हैं। So all that is reflecting this big capex cycle that is starting in the renewable sector in the last few years. ओके अच्छा, अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाय द वे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट एटलीस्ट चलने लग गई है। ऐप का मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वेबसाइट पर अब वो आई थिंक काम स्टार्ट हो गया है। तो एक बार चाहें तो उसको फ्लैश कर दें, क्योंकि हमने ये फ्लैश किया था कि नहीं चल रही है, तो अब एटलीस्ट वेबसाइट काम कर रही है। ऐप पता नहीं अभी भी काम कर रही है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट वेबसाइट काम कर रही है वहाँ पर। अच्छा, अब ये मैं एक जो सवाल आपसे पूछता हूँ रवि जी, ये मैं थोड़ा सा क्योंकि आपका इतना शानदार पोर्टफोलियो रहा और आपने इतने रिटर्न्स जनरेट करे हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट होते हैं, उसके बाद उनमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या फिर कुछ पीनल एक्शन, जैसे इनकम टैक्स रेट या कुछ हो जाए, उसकी वजह से बड़ी करेक्शन आती है। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो ऐसे में मतलब एक फंड मैनेजर क्या करता है, क्या सोच होती है कि स्टॉक में से निकला जाए, और उसने स्पेशली बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे हों, या लोअर लेवल पे उसको ऐड किया जाए, सोच क्या होती है? नो, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। ज़्यादातर लोग बिकॉज ऑफ जो न्यूज़ आते हैं उसकी वजह से डर के बेच के चले जाते हैं। तो द वे जिस तरह से हम सोचते हैं, पहले तो ये है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, या ये थोड़ी क्या करें तो ऑपरेशनल मेजर्स में थोड़ा लूज है वो कंपनी, इज द थिंग टू व्हाट डू आई ट्रीट एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। जहां पर कोई कंपनी एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ कोई कदम ले रही है, तो दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। तो जब हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइंड है कि नहीं, क्या उनका कैपिटल एलोकेशन वहीं पर हो रहा है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो सकती है, क्या जो वो नंबर्स दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हैं, जहां पर अगर कोई कंपनी ऐसे किसी केस में फंस जाती है, तो हम डेफिनेटली वहां पर कोई दूसरी बार नहीं सोचते, और हम ऐसे कंपनी के पार्टनर नहीं बनना चाहते। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इट इज मोर कि ऐसे ही हो रहा था बिजनेस, और ये इंडस्ट्री वाइड एक फिनोमिना है, ना कि एक कंपनी स्पेसिफिक फिनोमिना है। तो ऐसे केसेस में आई थिंक मार्केट उसको गलत देख लेती है कि ये लोग चोरी कर रहे हैं और ये कंपनी गलत कर रही है, इसके लिए इसको बेच दो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो वहां पर हम उस चीज का फायदा उठाते हैं, उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं, बिकॉज बिजनेस मोमेंटम अभी भी अगर सही चल रहा है और वो लोग आपको नहीं, the way the business was done in this country was wrong, तो वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, तो यूजुअली लीडर्स की तरफ ज्यादा ग्रेविटेट होते हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स जो काम करते हैं, वो हर एक को इंडस्ट्री में बंद करना पड़ेगा, इसकी वजह से लीडर्स की तरफ और मार्केट शेयर जाएगा। अच्छा रवि जी, आखिरी प्रश्न पॉसिबली आपसे यहाँ पे। एफएमसीजी में एक बीच में स्विंग अच्छा आया था, लेकिन अभी भी एक सेकुलर मूव एफएमसीजी में नहीं आया।
या फिर हम ट्रैक्टर कंपनी है? मेरा प्रश्न जो है वो केंद्रित है रूरल इकोनॉमी और आई थिंक एफएमसीजी कंपनियों को लेकर है। इस बार मानसून अच्छा रहेगा, औसत से ऊपर रहेगा, इस बात की परिस्थिति हम कल मैच से बातचीत भी कर रहे थे, और शायद जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून है जो कि अगस्त सितंबर होता है उस पर लालीना की परिस्थिति भी है, जो कि मानसून और अच्छा रहेगा सेकेंड हाफ में, इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं। एफएमसीजी में आप इंटरेस्टेड हैं इस वक्त? और वो स्टॉक्स स्पेशली जो नहीं चले अब तक, मैं स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बट क्या इस बार उनके चलने के चांसेस हैं? HUL, डाबर, मैरिको? इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ 4-5% का आता है और 2-3% का प्राइस ग्रोथ आता है, तो ये 7-8% ग्रो करने वाली कंपनियों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी है, और अगर डिस्पोजेबल इनकम हम अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाते हैं और हमारा ये जो $2,500 पर कैपिटा है जो $3,000-4,000 की तरफ जाएगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा होंगे। तो हमको उन कैटेगरीज में इंटरेस्ट है जहां पर इंक्रीमेंटली लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ना कि जहां पर पेनिट्रेशन ऑलरेडी हाई है और ये जो कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा आनी बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पर अगर आपको पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू बाय एट वैल्यूएशंस जहां पर सब कुछ आपके फेवर में हो, बट ऐसा नहीं है आज के तारीख में। तो वी आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एफएमसीजी। बट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की हम अगर बात करें तो 2-3 चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक तो 3-4 साल से बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर हैज नॉट बीन डूइंग वेल। उसका कारण है पोस्ट कोविड रिकवरी हैज बीन मोर एट द प्रीमियम एंड। ऑफ कोर्स इसका जो एक ये जो इकोनॉमी सम कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेल विल हैव अ trickle down effect in the formal economy it is having a trickle down effect, but in the informal economy people are still hurting, और उनका जो रिवाइवल नहीं हुआ है अभी तक कंज्यूमर का। बट अभी अगर 3 साल से मॉनसून अच्छी है और 1 साल अच्छे और जाएगा। दूसरा थोड़ा बहुत वेल्थ इफेक्ट भी है, गोल्ड प्राइस बढ़ा है, लैंड प्राइस बढ़े हैं। तीसरा स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी वेल्थ इफेक्ट आएगा। बट जो मिसिंग पीस है वो मेरे हिसाब से एक इनकम इफेक्ट चाहिए। लोगों की अगर इनकम बढ़े, वेजेस बढ़े, फार्म इनकम बढ़े या रूरल इनकम्स बढ़े, तो उससे जो कंजम्पशन का बूम शुरू होगा दैट विल बी मच मोर लास्टिंग। एंड आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर ये शुरू होना चाहिए, बिकॉज काफी एक पेंट अप डिमांड बन चुकी है। सो मोर मनी विल बी स्पेंट टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रादर देन टुवर्ड्स स्टेपल्स। एक्चुअली क्या यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऑटो फाइनेंस कंपनी में है, और ये स्पेस क्या यहाँ से भी आगे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगी? ऑटोज, एंसिलरी, ऑटो फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स? ऑटो साइकिल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 2 व्हीलर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, तो इनके साइकिल लास्ट 2 साल से फेवरेबल है। और यस, देयर आर मेनी वेज टू प्ले दैट। यू कैन प्ले दैट बाय बाइंग एन OEM, or you can buy an auto ancillary, or you can buy a financier company. हमको ऐसे लगता है कि जब अर्ली स्टेज हो तो कौन सा मॉडल सही चलेगा, कौन सी OEM मार्केट शेयर गेन करेंगी, ये डिफिकल्ट होता है जज करना। और स्पेशली अगर देयर इज अ थ्रेट ऑफ एन EVs कमिंग इन, तो वो कॉल हमको नहीं लेना होता है, इसलिए हम ये साइकिल फाइनेंसर्स थ्रू प्ले करते हैं। इसीलिए यस, यू आर राइट, ऑटो साइकिल हैज बीन डूइंग वेल, and whether it is tractors, CVs, 2-wheelers, PVs, उस सारे का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है थ्रू फाइनेंसर्स। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हर बार। थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया हमें और हमसे बात की। थैंक यू। चलिए, ये इस समय व्यू मार्केट पर, मार्केट डे हाई पर क्रॉम्पटन में अब 15% का सर्किट लग गया। एक बार रिविजिट करते हैं जो आज सुबह बात हुई थी। आज बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की। ओवरऑल इंटरनल्स है ना वो अच्छे लग रहे हैं मुझे, और CLSA ने एक बुलिश व्यू लिया है और 370 का टारगेट लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी बना है। 3-4 दिन पहले से बड़ी रैली भी आई थी। ये एक कंपनी जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा। इवन वो 23,000 भी क्रॉस कर ले, 22,800, 22,750 वाला जो कंजेशन है उसको भी क्रॉस कर ले। हाँ, आज की कैंडल बड़ी बनी है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी लॉन्ग साइड पर ही रहना चाहूँगा। दूसरा बिग स्टॉक है मेरा इन्फोएज। आई थिंक मैंने कुछ हिंट दिया था आपको जब हम IT स्टॉक्स की बात कर रहे थे।
इसके भी नंबर्स आए। इन्फोएज में नमूरा ने टारगेट दिया है 6750 का। और फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा हालांकि कल चल चुका है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले दिन नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं अपने रिएक्शन को। बहुत ही शानदार नंबर्स थे कल, हमने सबने देखे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। 3 बिग स्टॉक्स थे, तीनों इस समय F&O के टॉप गेनर है। और इन्फोएज देखिए एक बार, अब इन्फोएज करीब करीब 5.6% ऊपर है और महिंद्रा 7% ऊपर है, ठीक है। और क्रॉम्पटन में तो सर्किट लग ही चुका है 10% ऊपर। तो ये आज मेरे ख्याल से एक एटलीस्ट अच्छा रहा, एक जो सुबह लोगों ने पैसा बनाया होगा इन स्टॉक्स में। ओके, तो आज के 3 बिग स्टॉक्स और तीनों इस समय F&O के टॉप गेनर्स। चलिए नीरज जी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर, मार्केट भी डे हाई पर। नीरज जी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। आज तो थोड़ा उतार चढ़ाव माल रहेगा क्या? आज लग रहा है थोड़ा, फ्राइडे भी है, 3 एक्सपायरीज हैं, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी मेरे ख्याल से। 22,475, 22,500 ये एक थोड़ा सा रुकाव का जोन है। और नीचे 22,300 जो अपना 20 डे में, तो वो बेसिकली रेंज में कुछ टाइम रहेगा मार्केट। ओके, तो एक रेंज के अंदर रहेगा। बहुत सारी एक्सपायरीज हैं तो उसका ध्यान रखना। फिर कल भी मार्केट खुलेगा, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।